1000 MCQ सीरीज हम आगे बढ़ा रहे हैं, सीधे काम की बात पर आएंगे। 20 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में मैंने कवर कराए थे। कुछ बच्चे बोल रहे सर 20-20 क्वेश्चन करेंगे तो कैसे होगा। शुरुआत के क्वेश्चंस में टाइम लग रहा है। क्यों टाइम लग रहा है? क्योंकि मैं शुरू से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको, फिर यही टॉपिक रिपीट होंगे, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे तो मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। हम एक एक लेक्चर में 100 MCQs करेंगे, तो 1000 MCQs पूरा होगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक। ये सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक करना। क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? ये भैया बाल मनोविज्ञान का MCQs है। बाल मनोविज्ञान हो गया और खेल एवं शिक्षा, मतलब 10 और 4 14 मार्क्स का प्रिपरेशन हम इस सीरीज के माध्यम से करेंगे। PDF कहाँ मिलेगा? PDF मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल में। कहाँ पे मिलेगा PDF? टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। PDF टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन ऑप्शन के साथ आएगा, आप चाहे तो उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए, जो मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूँ उसको लिख सकते हो। और पिछले क्वेश्चन में मैंने 19वां क्वेश्चन, पिछले सीरीज में 19वें क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था। ये मुझे आंसर बताना पड़ रहा है कितने लोग उसको गलत किए हैं। एक बच्चे ने एकदम बेशक सही जवाब दिया, उसका नाम मैं अनाउंस करता हूँ और उसके बाद हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, देखते लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। इसमें नुकसान आपका है, मेरा नहीं है। ये गाना सुनो ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। कितने लोग 19 का डी 19 का डी 19 का डी, भैया कहाँ से 19 का डी? एक बच्चे जिसका सही जवाब स्क्रीनशॉट लेके रखा हूं मैं। कुछ लोगों ने सी बोला, कुछ लोगों ने डी बोला, ये करीब पहुंचे थे, लेकिन 80% लोगों का जवाब डी आया है। एक बच्चे ने, सत्यम केहारी जी ने आंसर दिया है 19 का सी होगा सर मेरे हिसाब से। अभिभावक बालक संबंध हमेशा जन्म के बाद ही स्थापित होता है, जिसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जी बिल्कुल। अरे भैया देखो, पूछा है कौन सा व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने वाले जैविक कारक नहीं बायोलॉजिकल। और बायोलॉजिकल बोला मतलब जो खून से ट्रांसफर हो, जो जीन से आए। अनुवांशिकता होता है कि नहीं होता? जैसे माता पिता वैसे बच्चे में गुण आता है कि नहीं आता? जी बिल्कुल आता है सर। जन्मजात स्वभाव, अरे माँ बाप चिड़चिड़े है ना, तो बच्चा भी वैसे चिड़चिड़े पैदा होगा, क्योंकि उसके क्वालिटीज उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक। फिजिकल हेल्थ, 19 का डी मार रहे हो, कौन सा नहीं है पूछ रहा है? फिजिकल हेल्थ नहीं होता। आपके पिताजी लंबे हैं तो आपकी हाइट लंबी नहीं रहती। माता पिता का हाइट छोटा है तो आप छोटे नहीं रहते। वो अच्छे धाकड़ शरीर वाले तो आप भी धाकड़ रहते कि नहीं रहते। ज्यादातर जेनेटिक्स के साथ फिजिकल हेल्थ भी ट्रांसफर हो जाता है। जिनको शुगर BP की बीमारी रहती है तो भैया फिजिकल हेल्थ प्रभाव करता है कि नहीं करता? बहुत सारी बीमारी जेनेटिकली आते हैं। तो कैसे आप शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बोल रहे हो? तो थोड़ा सा आपको विचार करना है लेकर, जैसे जिस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होते हो ना, तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है और नहीं हो सकता है, दोनों पक्षों पर चर्चा विचार किया कीजिए। चलिए, ये गलती हुई थी आपसे, मैं बता दी आपको। ये फिजिकल हेल्थ नहीं है, ये भी ट्रांसफर होता है बायोलॉजिकली। आंसर है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। आगे चल के अगर आपके बच्चे होंगे, आप अपने बच्चे के साथ कैसा संबंध बनाते हैं ये तो भविष्य बताया गया, तो पेरेंट्स बताएंगे कि दोनों का संबंध कैसे रहेगा। जेनेटिक्स थोड़ी ना डिसाइड करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा नहीं है पूछा था ना, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। जितने बच्चे डी किए ना उसको सुधार लेना। अब देखो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। आज का टॉपिक हमारा रहेगा इंक्लूसिव एजुकेशन। अच्छा, 20वां क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज का हमारा टॉपिक समावेशी शिक्षा। आपका एक सिलेबस में का पार्ट है समावेशी शिक्षा, तो 10 क्वेश्चन हम समावेशी शिक्षा पर कर लेंगे। और आपको मालूम है जो 4 मार्क्स का पोर्शन है ना, उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पॉइंट्स कवर हैं। बोले सर कैसे? शैक्षणिक अधिनियम और शैक्षणिक योजना दिया हुआ है। अधिनियम तो राइट टू एजुकेशन एक्ट हो गया, लेकिन जो शैक्षणिक योजनाएं हैं वो बस शैक्षणिक योजना बोल के खत्म कर दिया। उसके अंदर कौन सी योजना, कौन से अधिनियम आएंगे ये नहीं बताया। तो जितने भी संभावित प्रश्न होंगे, जितने भी संभावित टॉपिक्स होंगे, हम उसको कवर कर लेंगे। जैसे NEP 2020, फिर उसको लागू करने के लिए NCF आया, NCF 2023, तो ये सब हम कवर करेंगे। तबीयत थोड़ी सी खराब है, आपको ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। सॉरी। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का कंसेप्ट क्या है कि कोई बच्चा कैसे भी हो, कल बात की थी इंडिविजुअल डिफरेंस की, हर बच्चा एक दूसरे से अलग है। कोई होशियार है, कोई गधा है, कोई मजबूत है, कोई कमजोर है, कोई आर्थिक रूप से सशक्त है, कोई नहीं है। कैसा भी बच्चा हो, सभी को कैसे शिक्षा देना है? समावेशी शिक्षा देना है। मतलब सबको सबके साथ लेकर आगे बढ़ना है, सबको सभी के साथ लेकर आगे बढ़ना है। ठीक, जहां तक संभव हो सके, इसी को समावेशी शिक्षा कहा गया है। तो समावेशी शिक्षा दिव्यांग छात्रों को शामिल करती है। जी बिल्कुल, ऐसे मेथड्स इंक्लूड किया जाए, ऐसे टेक्नोलॉजीज इंक्लूड किया जाए कि वो दिव्यांग बच्चा भी साथ में
रह के पढ़े। कक्षा में विविधता को प्रोत्साहित करती है, जी बिल्कुल, समावेशी शिक्षा विविधता, क्योंकि अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, ठीक, कोई कान से सक्षम नहीं, कोई आंख से, कोई नाक से, अलग अलग प्रकार से असक्षम बच्चे पहुंच सकते हैं, तो विविधता को प्रोत्साहित करेगी। कक्षा में समान अवसर प्रदान करती है, जी बिल्कुल, सबको साथ में लेकर पढ़ाएंगे तो सबको समान अवसर मिल रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दी अबोव। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताओ। सुविधाहीन और वंचित समूह, यहाँ पे एक अच्छा शब्द यूज हुआ है, डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड। यहाँ पे सुविधाहीन और वंचित समूह कहने का तात्पर्य अगर सीधा स्पष्ट भाषा में बोले तो एकदम गरीब, एकदम जो गरीब घराने के बच्चे हैं उनको कैसे डील करेगा बच्चा, बच्चा नहीं शिक्षक। तो सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर हमेशा पॉजिटिव पॉइंट ही रहेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं रहेगा। छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए, यही काम करते हैं हम लोग, तो चिढ़ाते कि नहीं, ठीक बे दतला बे खबड़ा बे टकलू, ऐसे, ये अच्छी बात है सब नहीं, ठीक है। तो कमजोरी जो भी हो उसको उजागर नहीं करना है। बचपन में हम लोग चिढ़ाते अलग बात है, टीचर भी चिढ़ाने लग जाए तो कैसे, नहीं करना है, ठीक है। कभी भी किसी बच्चे को नाम से पुकारना है, ठीक, कोई टीचर बोले ना, या आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन, बच्चों को कोई नाम से नहीं बुलाया, कुछ और दूसरा नाम ले लिए, नाम ही लो बोले, नहीं प्यार से बाबू बुला रहे, बाबू भी नहीं, कोई बाबू सुना नहीं, सिर्फ नाम से बुलाना है, किसी कमजोरी को उजागर नहीं करना है। इन छात्रों को एक अलग संकाय में ही पढ़ाना चाहिए। टीच दिस स्टूडेंट्स इन अ सेपरेट सेक्शन ओनली, अलग पढ़ाएंगे उसको कोने काने में ले जाके, जो सुविधाहीन है, नहीं भैया तुम यहाँ मत बैठो, तुम उधर कोने में बैठो, ऐसा नहीं। सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। देखो ये स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम वाला पॉइंट देखोगे ना, ये गलत ही रहेगा हर जगह। कोई स्टैंडर्ड नहीं, लचीलापन का कंसेप्ट आ गया है, कोई रिजिड कंसेप्ट नहीं है, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है। तो आंसर है सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना। गरीब हो कोई दिक्कत नहीं है, आओ बैठो साथ में चाय पियो, बोले ठीक, साथ में टिफिन करो। बचपन में क्या, अभी भी स्कूल में चलते हैं कि शेयरिंग करके खाओ सभी बच्चों को, क्योंकि ये बच्चा हिंदू है, ये बच्चा मुस्लिम है, ये एसटी है, ये एससी है, ये ओबीसी है, ये जनरल है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये सब बाद में बच्चे सीखते हैं, शुरू में थोड़ी सीखते हैं, बाद में सिखा दिया जाता है। तो टीचर लोग का बहुत बड़ा रोल है, तो सबको साथ लेके चलना है। एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बधित विद्यार्थी, श्रव्य बधित मतलब जो नहीं सुन पा रहा है, कि शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी, तो कौन सी नहीं होगी उसकी बोलो। अब देखो कौन सी होगी इस पर बात करते हैं। एक बच्चा सुन नहीं पा रहा है, एक बच्चा सिर्फ और सिर्फ सुन नहीं पा रहा है, अरे सुन नहीं पा रहा है, देख तो सकता है, तो मैं कोई विजुअल टेक्निक्स यूज करूं तो उसको समझ आएगा कि नहीं समझ आएगा, कोई गेस्चर्स हैंड मूवमेंट्स करूं तो समझ आएगा कि नहीं आएगा, लिख कर बताने वाला समझ आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो देखते हैं वीडियो चलचित्रों के प्रदर्शन में उप शीर्षकों का इस्तेमाल, ये तो हो सकता है, सब टाइटल्स यूज कर दिए। और कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी, बोले पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति, शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल, ये बिल्कुल होगा। अरे मैं मूवी दिखा रहा हूँ, कई मूवी हम लोग ऐसी देखते हैं ना, पहले अंग्रेजी सीखना होता था तो अंग्रेजी में वो बोलते रहते थे, नीचे हिंदी में सब टाइटल चलते रहता था, क्योंकि बोल रहे तो समझ आ ही नहीं रहा, ऐसे अंग्रेजी सीखे हैं, मूवी देखते थे और नीचे हिंदी में सब टाइटल चलता था, ठीक, जहां पे समझ नहीं आया वहां नीचे देख रहे हैं, तो सुन नहीं पा रहे तो सब टाइटल तो देख पाएगा, तो काम बन जाएगा। शारीरिक गतिविधि और संकेतों का इस्तेमाल, इशारे कर दिए। मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल, सप्लीमेंटिंग ओरल कम्युनिकेशन विद टेक्सुअल या विजुअल फॉर्म, जी बिल्कुल। रिलायंस ऑन वर्बलाइजेशन एज प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण है तो मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। अरे इसी पे आश्रित रहेगा तो सुनेगा कैसे, आप मौखिक रूप से बोल दिए वो तो नहीं समझ पाएगा। तो कौन सा नहीं है, ये वाला नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलो, सेशन अगर अच्छा लगेगा ना, ईमानदारी से, अगर आपके दिल से आएगा, कोई जबरदस्ती नहीं, क्योंकि इससे हमको बेनिफिट मिल जाता है, हमको मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ क्लास को आगे बढ़ाना है, कंटिन्यू करना है, ठीक। किसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अभी लाइव क्लास रुक गया था, कुछ बच्चे बोले सर आधा अधूरा छोड़ दिए, छोड़े नहीं है जी, कोई इंटरनेट का तार काट दिया हमारे यहाँ का, 3 दिन वो लग गया कंप्लेन बनाने में, 4 दिन की क्लास। हमको तकलीफ होता है कि बच्चे की पढ़ाई रुक रही है, कहाँ दूसरे के घर जाके बाहर बैठ के भाई वाईफाई दे दे, मैं बाहर अपलोड कर रहा हूँ, दूसरे के घर जाके अपलोड कर रहे हैं, ताकि कम से कम रिकॉर्डेड वीडियोस तो डरे। अगर ये सेशन अच्छा लगता है, मेहनत अच्छा लगता है, तो बेशक कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। हर एक का कमेंट देखता हूँ, 350 कमेंट थे, 350 कमेंट पढ़ा, भले रिप्लाई नहीं किया, 350 कमेंट पढ़ा। कुछ लोगों के बार बार कमेंट्स रिपीटेडली आते हैं, प्राची नायक, वंदना नेताम, राज देवांगन, राहुल, ये सब रेगुलर कमेंट्स दिखते हैं मुझे, नाम याद हो गया। Which of the following is the correctly matched pair of appropriate accommodation strategy?
विद रिस्पेक्ट टू इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद द स्पेसिफाइड लर्निंग प्रेफरेंसेज। ओके, कौन सा विकल्प दी गई विशिष्ट अधिक वीरता वाले विद्यार्थियों को समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। ये क्या है, क्वेश्चन छोड़ो, मैं क्या है सिस्टम उसको बता रहा हूँ। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या है कि सबको साथ लेकर चलना। अब सबको साथ लेकर चलेंगे तो भैया इसको कुछ परेशानी, इसको कुछ परेशानी है, इसको देख के समझ नहीं आता, इसको सुन के समझ नहीं आता, इसको लिख के समझ नहीं आता, बट फिर भी हमको सबको साथ लेके चलना है। सॉरी। तो सबको साथ लेके चलना है तो कैसे चलेंगे? जो दोष होगा उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो ये बहुत सारे मेथड है। कैसे मेथड है? जैसे ऑडिटरी वाला दिख रहा है, ऑडिटरी वाला दिख रहा है, किसी को ऐसा लगता है कि इस बच्चे को ना सुन के चीजें याद होती हैं, तो ऑडियो बुक रख दिए, सुनाए उसको भर भर के। ताना नहीं सुनाना है उसको, ऑडियो बुक के माध्यम से स्टडी को सुना दिए, लो बैठो कैसेट पकड़ के सुनो, बोले ऑडियो बुक। तो उदाहरण दे दिया, विजुअल कंटेंट डिलीवर्ड मेनली थ्रू लेक्चर, दृश्यात्मक रूप मुख्य रूप से व्याख्यान के माध्यम से वितरित विषय वस्तु। अब विजुअल में जरूरी नहीं कि भैया आप वो एनिमेशन ही दिखा रहे हो, एनिमेशन भी एक पॉइंट हो सकता है। अरे किसी को वॉल्यूम नहीं समझ आ रहा है, वॉल्यूम नहीं समझ आ रहा है, अभी हमें बॉटल दिखाया दृश्य, देखो भैया इसके अंदर जितना पानी जा रहा है, नहीं पानी ऐसे निकाल दूं, उलट दूं, उसको उलटना बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, उलट दूं पानी, ये जो पानी बाहर निकला वही वॉल्यूम था, वही जगह घेर के रखा था, ऐसे दिखा के बताया वो समझ जाएगा। डायग्राम बता दिया मैथ्स का, मैथ्स के कोई चैप्टर है, गोला बोल रहा है, सर्कल बोल रहा है, क्यूब बोल रहा है, क्यूबाइड हो रहा है, उसको बना के दिखा दिया, सब विजुअल में आ जाएगा। काइनेस्थेटिक में भी, और जिसको देखो फील कर सके, जैसे क्यूब के बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग में क्यूब पढ़ा रहा हूँ तो क्यूब को लेके आ जाता हूँ, लूडो पढ़ा रहा हूँ लूडो को लेके आ जाता हूँ, ये देखो बेटा लूडो मोबाइल में बहुत खेले हो, ठीक। तो देखो ये तीन ऑप्शन शुरू के ना गलत हैं, इसके साथ ये मैच नहीं खा रहा है। ऑडिटरी सुनने वाला, रेटर वाला थोड़ी ना है, विजुअल देखने वाला है। ये कंटेंट डिलीवर्ड मेनली थ्रू लेक्चर, ये लेक्चर के माध्यम से, तो फिर वो सुनाने वाला हो गया, तो विजुअल वाला भी गलत है, विजुअल सही मैच नहीं कर रहा। मैं आपको पहले सही एक्सप्लेनेशन दे दिया। कैनेस्थेटिक एक्सपर्ट पैसिव लिसनिंग, लिसनिंग थोड़ी ना कैनेस्थेटिक, वो भी छू के देख के महसूस करने वाला है। टैक्टाइल ये सही है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस फॉर लर्निंग। अब ये टैक्टाइल मतलब स्पर्शनीय है, अधिगम के लिए हाथों द्वारा करके ना होगा। अब ये हाथों द्वारा करके क्या है, क्या करेंगे हाथ से? तो इसके उदाहरण देता हूं। बचपन में देखो मॉडल्स बनाते थे हम लोग, बहुत सारा प्रोजेक्ट लगता था, सबसे कंझट काम यही लगता था। वो थर्माकोल से कुछ मॉडल बना रहे हैं, हाथ से करके सीख रहे हो ना भैया, छू के। वो हारमोनियम बजाना सिखा रहे, किससे कर रहे हो? हाथ से। मतलब ट्राई करके प्रैक्टिकल करके देखना। वो क्ले मंगाते थे बचपन, बच्चे लोग खेलते ना क्ले, हमारे ड्राइंग क्लास में 9वीं 10वीं में वो ड्राइंग करते थे हम लोग, ठीक है, ड्राइंग क्लास लगती थी एक क्लास अलग से, और दुनिया भर का क्ले मंगाए, मिट्टी मंगाते थे, उससे गणेश भगवान की मूर्ति बना रहे हैं, ये सब हम लोग ट्राई करें। तो वो भैया हाथ से कलाकृति बना रहे हो, करके देख रहे हो, ठीक है। तो यही लास्ट ऑप्शन सही है, बाकी गलत है, लेकिन सही ऑप्शंस में बाकी के भी बता दिया। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है टैक्टाइल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस फॉर लर्निंग, ये सही मैच करता है। मतलब ये पॉइंट है और ये उसका एक्सप्लेनेशन है। जैसे ऑर्डिनरी में सुनने वाला संबंधित है, लेकिन ये तो कुछ और बता दिया, रिटर्न वर्क बता दिया, ये नहीं है। चलो, दिव्यांग और अधिगम में कठिनाई वाले बच्चों को शिक्षित करने के लिए कौन सी शिक्षा एक नया दृष्टिकोण है? समावेशी शिक्षा। कौन सी शिक्षा है? समावेशी शिक्षा ना, सिर्फ पहला ऑप्शन सही है, ओनली वन, सी का ओनली वन, ठीक है। चलो, कक्षा में पिछड़े बच्चों को पढ़ाने के दौरान अधिगम के निम्नलिखित किस सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना चाहिए? पिछड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए, बैकवर्ड चिल्ड्रन, वो बैकवर्ड सामाजिक आर्थिक दोनों रूप से हो सकते हैं। अधिगम में रटने की विधि होनी चाहिए, ये तो कंसेप्ट हटा ही दो। ये रटने वाली जो विधि है ना, ये जहां देखो उसको उससे दूर भागना, ये आंसर हो ही नहीं सकता, काट देना तुरंत। चाहे वो बाल मनोविज्ञान का कोई भी टॉपिक हो, रटने वाला विधि नहीं। चाहे वो एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, आरटीई एक्ट के बारे में बात करें, एनसीएफ की बात करें, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, किसी भी की बात करें, ये रटने वाले कंसेप्ट को हटा दिए हैं, ठीक है, तो वो आंसर नहीं होगा आपका। उन्हें समावेशी कक्षा में अध्ययन करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करें। जी बिल्कुल, पर्याप्त अवसर, अभी मैं उस पर आता हूँ, एक्सप्लेन करूंगा। बुद्धि परीक्षण, अरे बैकवर्ड चिल्ड्रन क्या बुद्धि परीक्षण बार बार करोगे उसको? है बैकवर्ड है तो है, ठीक है। सजेस्टिंग एडिशनल बुक्स एंड जर्नल्स फॉर देयर स्टडी, उनके अध्ययन के लिए अतिरिक्त पुस्तक और पत्रिकाओं का सुझाव देना। देखो ये ऑप्शन बिल्कुल हो सकता है, डी और बी भी हो सकता है, लेकिन मैं चुनाव करूंगा बी का। अगर एक ही ऑप्शन चुनना है तो बी का चुनाव करूंगा, बेहतर ऑप्शन लग रहा है और हमको सही नहीं लेना है, बेहतर लेना है। उनको एक्स्ट्रा एड तो दे रहे हैं, एक्स्ट्रा एड तो दे रहे हैं, एड मतलब हेल्प दे रहे हैं, अतिरिक्त पुस्तकों और पत्रिकाओं को सुझाव देना। लेकिन हमारा प्रयास क्या है कि समावेशी शिक्षा करना है, मतलब सबको साथ में लेके सबको एक साथ पढ़ना है।
तो वहीं पे उनको समान अवसर दिया जाए। समावेशी कक्षा में अध्ययन के पर्याप्त अवसर प्रदान करे। अरे नहीं समझ आया सुन के, ठीक है, खुद बोल लो, लिख लो, देख लो, जैसे भी सीखना सीखो। तो दोनों ऑप्शन में मैं बी को क्यों प्रीफर कर रहा हूं, समझ आ रहा है? क्योंकि ये कक्षा में ही अध्ययन करने की बात कर रहा है। रमणीक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। एक समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में उसे कौन से निर्देशात्मक संयोजन करने चाहिए? अब देखो वो देख नहीं पा रहा है ना, विजुअल इंपेयरमेंट है, तो बताओ कौन सा टेक्निक यूज किया जाए कि वो दृष्टिहीन बालक भी सीख जाए? विविध प्रकार के दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण देना। अरे भैया उसको कुछ दिखाओगे तो कहां से दिखेगा, ये काम नहीं आएगा। प्रोवाइडिंग लॉट्स ऑफ प्रिंट बुक्स, मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध कराना। ये प्रिंटेड नोट दूं, समझ आएगा जो नहीं देख पा रहा है? नहीं आएगा ना। त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट जैसे स्पर्शिक संसाधनों का प्रयोग करना। मेकिंग यूज ऑफ टेक्टाइल मटेरियल सच एज 3 डायमेंशनल मैप्स एंड चार्ट्स और गिविंग अ लॉट ऑफ स्मॉल प्रिंट वर्सेस। सी आंसर है। त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट जैसे स्पर्शिक संसाधनों का प्रोवाइड करना। कि क्यूब दिखाया तो भैया छू छू के देखे, हाँ भैया ये क्यूब है, बोले ठीक, हाँ ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये गोला है, छू छू के उसको समझा रहे। ये कथन और कारण इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना मालूम है ना? कथन रहता है और उसके सपोर्ट करने के लिए कि स्टेटमेंट रहता है, कारण रहता है। ये कथन हो गया, कथन और कारण है। तो बस बी में क्यों जोड़ देना। बीच में क्या जोड़ोगे आप? क्यों। जैसे मान के चलो मैं बोल रहा हूं पहला कथन है, असर्शन है, मैं लेट आया, और रीजन है मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूं। दोनों सही, मैं 10वीं क्लास में पढ़ रहा हूं और मैं लेट भी आया हूं, लेकिन यहां पे बीच में मैं क्यों लगाता हूं? मैं लेट आया क्योंकि मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूं। कोई लॉजिक बैठ रहा है? दोनों अपने आप में सही है लेकिन एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं करते हैं। लेकिन मैं बोलूं मैं लेट आया क्योंकि मेरी साइकिल पंचर हो गई थी, हाँ ये भी सही है, साइकिल भी पंचर हो गई थी और इसीलिए लेट आया, तो इस संबंध बन रहा है। तो ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन जो रीजन है वो सही व्याख्या कर रहा है। तो मेरे ख्याल से अब ये समझ आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल नहीं करती। वो समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या है कि भैया अच्छा रहे, गधा रहे, होशियार रहे, कमजोर है, कैसे भी रहे, सबको शामिल करना है। होशियार को भगा देंगे? समावेशी शिक्षा सिर्फ अपूर्णता के, फिर वही सिर्फ वाली बात कर दिया। अच्छा हो बुरा हो जैसे भी हो सबको शामिल करना है, तो दोनों स्टेटमेंट यहां पे हमारे गलत हो जाएंगे। क्लियर? वे विद्यार्थी जिन्हें पाठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है, अधिगम मतलब लर्निंग ना, एकदम भारी भरकम वर्ड है लेकिन लर्निंग है। अधिगम कठिनाई मतलब लर्निंग डिफिकल्टीज आती है, उनके सफल समावेशन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है? वे विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है। जब देखो मैं 30 डेज के क्रैश कोर्स में एक पॉइंट पढ़ाया था, बीमारियां, बहुत सारी बीमारी बताए थे, लर्निंग डिसेबिलिटीज देखे थे। उसमें एक बीमारी था डिसलेक्सिया, याद आ रहा है क्या? ऐसी कुछ स्पेलिंग था डिसलेक्सिया। लसिलेक्सिया और लस लर्निंग डिफिकल्टीज बताया था उसमें, है ना? मतलब पढ़ने से संबंधित, पढ़ने लिखने संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है वो डिसलेक्सिया है। पढ़ने लिखने से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आ रही है वो क्या हो गया? डिसलेक्सिया हो गया, नहीं पढ़ पा रहा है, कोई दिक्कत आ रहा है। ठीक, तो अब वैसा बच्चा बैठ जाए जिसको डिसलेक्सिया है, तो उसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? किसकी आवश्यकता होगी? बहुभाषा विषयों का अनिवार्य शिक्षा, भाषा विषयों से उचित छूट, इस वर्ड पे ध्यान देना, रीजनेबल छूट, पूरा छूट नहीं। विद्यार्थियों के लिए दंड का बार बार उपयोग करें और विद्यार्थियों का स्थायी पृथक्करण, परमानेंट सेग्रीगेशन ऑफ द स्टूडेंट। अरे उसको क्या भगा दें? भगाएंगे फिर समाज शिक्षा कैसे? दंड, कोई भी नेगेटिव आंसर तो हो नहीं सकता। दंड दे दिए, बच्चा लेट आया, क्या करेंगे आप? भगा देंगे, बोले लात मार के भगा देंगे? नहीं, गलत आंसर। बच्चा लेट आया, क्या देंगे? दंड देंगे? नहीं, गलत आंसर। डांटेंगे? गलत आंसर। मारेंगे? गलत आंसर। नेगेटिव आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये दंड वाला भी छोड़ ही दो। बहुभाषा विषयों के निवार सकते, अरे उसको पढ़ने में तकलीफ आ रहा है तो उसको और बहुत सारे भाषा सिखाओगे? नहीं, ये भी नहीं होगा। भाषा विषयों से उचित छूट, भाषा विषयों से, और ये शब्द देखना, उचित छूट, पूरा छूट नहीं, पूरा छूट दे देगा फिर पढ़ेगा क्या? पढ़ी मत फिर। लेकिन मान के चलो किसी स्कूल में एक सिलेबस ऐसा है कि भैया आपको हिंदी भी पढ़ना, अंग्रेजी भी पढ़ना है, और एक आजकल एडिशनल सब्जेक्ट वाला चल रहा है, एडिशनल भाषा, फ्रेंच सीख लो, जर्मन सीख लो, जापानीज, चाइनीज, जो भी सीखना सीख लो। तो एक बच्चा हिंदी पढ़ रहा है, अंग्रेजी पढ़ रहा है और फ्रेंच भी पढ़ रहा है, तो उस बच्चे को उचित छूट दिया जाए। फ्रेंच भाई एक काम कर, मत पढ़, अपना एनर्जी हिंदी और अंग्रेजी में ही लगा लो। तीनों के चक्कर में तीनों नहीं हो पाएगा तो 2 कर लो, वही काफी है। फ्रेंच उतना नहीं पढ़नी है, तो उसको छूट दे दिए, रीजनेबल छूट दिए, रीजनेबल छूट दिए। ठीक है, ध्यान रहेगा। बोले सर नहीं समझा, ठीक है दूसरा उदाहरण देता हूं। और उस बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं?
मान के चलो उसके लिए ओरल टेस्ट करा दिए, हर बच्चे के लिए थोड़ा रिटर्न टेस्ट हो रहा है, थोड़ा पढ़ने में तकलीफ हो रहा है और नहीं समझ पा रहा है, अरे पढ़ने में तकलीफ हो रहा है, मैं पूछूंगा उसको तो बता सकते हो, बताओ पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? आप बता देगा, उसको मालूम है, तो उसको मौखिक टेस्ट ले लिए, ओरल टेस्ट ले लिए। ऐसे करके जहां यथासंभव हो सके हम प्रयास करके उसको साथ में लेके ही चलेंगे। तो मेरे ख्याल से एग्जाम्पल देते हुए चल रहा हूं ताकि आपको क्लियरिटी आए। इसका आंसर बी होगा। समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का अधिगम के दौरान आकलन करते समय, देखो समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, स्पेशल नीड वाले बच्चे का अधिगम के दौरान आकलन करते समय प्रश्नों के कठिनाई स्तर में विशेष छूट देनी चाहिए, उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए, उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए। अब देखो अधिक अंक दे दोगे तो क्या वो सुधार कर लेंगे अपना? अधिक अंक दे दोगे तो सुधार कर लेंगे अपना? नहीं। अब ये पूरा विशेष छूट दे दिए, प्रश्नों की कठिनाई स्तर में विशेष छूट देनी चाहिए, फिर भैया वहां पे रिजर्वेशन थोड़ी नहीं चल रहा है, फिर वो सीख ही नहीं पाएंगे ना। उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए, ये हटा देना, ये भी नेगेटिव है सर, दया तो बोल नहीं। दया किस चीज का दया दिखाओगे आप? दया नहीं रखना है, उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर है बी। 31वां क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो एनईपी लागू हो गया है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, और इसको ही सपोर्ट करता हुआ एक और फ्रेमवर्क आया, एक और ढांचा आया है, राष्ट्रीय एनसीएफ बोलते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा ऐसे नाम है 2023 का। हम उसको भी पढ़ेंगे, अगले क्लास में देख लेंगे। अभी मेरे 1:30 बजे लाइव क्लास होगी, 3-4 दिन से नहीं है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तो मैं इसको आज 20 क्वेश्चन ही करा के जाऊंगा। ठीक है, तो बट इसके आंसर्स मैं बता देता हूँ। छात्रों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए सरकार ने एनईपी 2020 में मूल्यांकन के कुछ उद्देश्यों का उल्लेख किया है। ये क्या है? अंकों के आधार पर छात्रों के प्रति निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए, पाठ्यक्रम में सहकर्मी मूल्यांकन और स्व मूल्यांकन को बढ़ावा देना, ठीक है, शिक्षक द्वारा निंदनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए, असेसमेंट बाय द टीचर शुड बी डायग्नोस्टिक। ठीक, अब देखो ये सभी आंसर हैं। पहले क्या, ये आपका पेपर हो गया, बोले इसमें 90% मार्क्स है, बच्चा होशियार है, 40% मार्क्स है, बच्चा गधा है, ऐसा नहीं, केवल अंकों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, समझ आई बात? पाठ्यक्रम में सहकर्मी मूल्यांकन और स्व मूल्यांकन को बढ़ावा देना, मतलब सेल्फ असेसमेंट भी और पीयर असेसमेंट भी, आजू बाजू वाले के साथ कैसे डील कर रहा है वो भी शामिल रखेंगे। और शिक्षा द्वारा निंदनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए, डायग्नोस्टिक, मतलब सारी चीज, प्लस पॉइंट बात करें तो नेगेटिव पॉइंट पे भी बात करें, नेगेटिव पॉइंट बात करें तो प्लस पॉइंट भी बात करें, तो ये सभी आंसर होगा। एनईपी 2020 के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्य हैं स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को बढ़ावा देने को। देखो अभी मैं थ्योरी भले नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन यहीं से सारे थ्योरी पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे सब, इसीलिए इस प्रकार के ऑप्शन डलवाया। स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को बढ़ावा देना, बहुभाषावाद को बढ़ावा देना, जी बिल्कुल, अब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी लेकर आ रहे हैं। स्थिर सोच को प्रोत्साहित करना, नहीं, समूह कार्य के साथ व्यक्तिगत कार्य पर भी बोल देना। देखो स्व मूल्यांकन वाला तो अभी पढ़ लिए, स्थिर सोच नहीं होगा, स्टैटिक थिंकिंग नहीं होगा, डायनेमिक होगा। कैसे होगा? डायनेमिक होगा। डायनेमिक होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये थर्ड वाले को छोड़ दें हम, तो हमारे पास एक ही चीज बच रहा है, 1, 2 एंड 4। ठीक है, 1, 2 एंड 4, थर्ड वाले को छोड़ दे। स्थिर सोच नहीं, डायनेमिक होना चाहिए, कोई लिमिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनलिमिटेड थिंकिंग। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है? एक, नई पाठ्यचर्या तैयार करना, शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार करना, शिक्षा में योग का परिचय देना, उपाधि को शिक्षा से अलग करना। शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता को सुधार करना, गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, तो इसका आंसर है 33 का बी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किसकी वकालत की गई है? तो वैचारिक अवबोध को, जी बिल्कुल, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इसकी बात की गई है। किसी पर रटाया नहीं जाए बच्चे को, रटा रटा के उसको भेज रहे हो, नहीं रट रहे तो मार रहे हो। पहले क्या है, ये स्पेलिंग गलत लिख दिए, ये गलत आंसर दे दिए, 50 बार लिखो, 100 बार लिखो, ऐसी टीचर पनिशमेंट दे दो। अब वो रटाने वाला काम नहीं है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, लिंक लर्निंग विद द इन्वायरमेंट, अधिगम को पर्यावरण से जोड़ें, अधिगम को पर्यावरण से जोड़े। अभी आगे चल के मैं बताऊंगा, जैसे एक क्वेश्चन है उसमें एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो जो भी हम करें उसको प्रैक्टिकली जोड़ें, प्रैक्टिकली इन्वायरमेंट से कनेक्ट करके देखें एग्जाम्पल के साथ। इंक्लूजन ऑफ डाइवर्स स्टूडेंट, जी अलग अलग विविध छात्रों का समावेश करेंगे, समावेशी शिक्षा भी होगा, और हमारा उद्देश्य भी वही है कि सबको साथ में लेकर चले। करके सीखने वाली गतिविधियां, करके सीखने वाली गतिविधियां ये भी आगे देखेंगे, और पहले भी चर्चा की हूं मैं। करके सीखने वाली गतिविधियों में पेड़ पौधा लगाना सीख गए, तो भैया आप समझेंगे, हाँ पेड़ को फिर पानी देना पड़ता है, कैसे पोषण होता है, उसके बाद उसका थ्योरी बता दूं। मिट्टी, आर्ट एंड
क्राफ्ट बनाना, आर्ट एंड क्राफ्ट बनाना, क्लियर, गिटार बजाना, करके इससे तो सीख रहे हैं, कर करके देख देख के सीखना, ठीक है। तो इसको भी शामिल किया है, तो 1 2 3 4 सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर बल देती है कि लचीली बहुस्तरीय गतिविधियां आधारित शिक्षा, हाँ बिल्कुल, इस बात को याद रखना, केवल बच्चों के पेशी विकास से संबंधित पहलू नहीं, केवल केवल देखो लिमिटेड आंसर भी नहीं होता है ना, नेगेटिव नहीं होता तो लिमिटेड, केवल यही, सिर्फ यही, ऐसे ऑप्शंस भी ज्यादातर आंसर नहीं होते, तो इन बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। रिजिड, ये जो भी नेगेटिव टर्म है वो नहीं होते, लचीली बहुस्तरीय गतिविधि आधारित शिक्षा ये होना चाहिए। और ये रटने वाला, याद करने वाला ये पॉइंट तो होगा ही नहीं। एनईपी 2020 के अनुसार स्कूल शिक्षा नियामक प्रणाली का लक्ष्य क्या होना चाहिए, बताओ। खेल गतिविधियों में सुधार करना, शैक्षिक परिणामों में सुधार करना, स्कूल की भौतिक संरचना में सुधार करना, स्कूल की वित्तीय स्थिति में सुधार करना। स्कूल का वित्तीय और भौतिक संरचना में सुधार करके क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा स्कूल ये सब करके, ठीक। खेल गतिविधियों में, सिर्फ खेल में कराना नहीं, शैक्षिक परिणामों में सुधार करना, एजुकेशनल क्वालिटी है उसी को तो इंप्रूव करने की बात की जा रही है, तो शैक्षिक परिणामों में सुधार करना इसका ऑप्शन होगा। व्हाट शैल बी द मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन द प्रिपरेटरी क्लास और बाल वाटिका अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। एनईपी 2020 के अनुसार आरंभिक कक्षा या बाल वाटिका में अध्यापन और अध्ययन की विधि क्या होगी, देखो, प्ले बेस्ड लर्निंग, क्रीड़ा आधारित अध्ययन, लेक्चर बेस्ड लर्निंग, व्याख्यान आधारित अध्ययन, परियोजना आधारित अध्ययन, कक्षा आधारित अध्ययन। देखो छोटे बच्चे जो रहते हैं डॉक्टर खेलेंगे, डॉक्टर मरीज खेलेंगे, खेलते कि नहीं खेलते, आप भी बचपन में खेले होंगे, छुपा छुपाई खेल रहे हैं, है ना। अब मैं एक ऐसी खेल आपको बता रहा हूं, कैसा खेल, मान के चलो बच्चों को सिखाना, ये छोटे बच्चों की बात की जा रही है ना, बड़े हो के फिर वो छुपा छुपाई वाला खेल खेलोगे, हैं कोने काने में घुस रहे हो, ये नहीं, बड़े बड़े छोटे बच्चों के लिए। मान के चलो डॉक्टर नहीं यार, डॉक्टर में नहीं सीखेंगे, अपने को मैथ का कैलकुलेशन सिखाना है, मैं बोल रहा हूं चलो बच्चों दुकान खेलेंगे, बोलो सर दुकान क्या, हाँ, तो एक बच्चे को बना दिए दुकानदार और 4 5 बच्चे को बना दिए ग्राहक, छोटे मोटे। पहले ना करेंसी की जगह हम लोग क्या पत्ते को नोट मानते थे, पेड़ के पत्ते, खेले हो गए छोटे छोटे बच्चे ना, पेड़ के पत्ते को नोट बना दिए, ये 10 का, ये 20 का, बड़ा पत्ता 20 रुपए, छोटा पत्ता 10 रुपए, ठीक, इसको नोट बना दिए, और एक जन को टपरी में बैठा दिया बच्चे को, अब बोले दुकान खेलना है, बोले दुकानदार और ग्राहक, अब वो कुछ सामान लेगा पैसे देगा, उसका कैलकुलेशन करेगा, तो ये खेल खेल में बच्चा कैलकुलेशन करना सीख जाएगा, जोड़ना घटाना मल्टीप्लाई करना सब सीख जाएगा, तो उसका खेलने का खेलना हो गया, दुकानदार और ये खेल लिए और बच्चा मैथमेटिक्स भी सीख गया, ठीक है। तो बड़े लोग के लिए लागू नहीं हो रहा है, बड़े में फिर वो बेटा छुपा छुपाई में फिर कुछ और खेल हो जाता है, ठीक है। चलो तो क्या है आंसर इसका, क्रीड़ा आधारित अध्ययन, क्रीड़ा ना, प्ले बेस्ड। विच टीचर एजुकेशन प्रोग्राम हैज बीन सजेस्टेड इन एनईपी 2020। शिक्षकों को मूलभूत चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए एनईपी 2020 में किस शिक्षा कार्यक्रम का सुझाव दिया गया है। ये देखो, ये 4 ईयर ITEP विथ स्पेशलाइजेशन, ये क्या चीज है इसको बताता हूं, लिख लेना इसको, पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। ITEP ये 4 साल का कोर्स है, 4 ईयर्स कोर्स है, किसके लिए, स्टूडेंट के लिए नहीं, 4 ईयर कोर्स है टीचर के लिए भैया, टीचर के लिए, खास करके जो नर्सरी पढ़ा रहे हैं, नर्सरी से तीसरी तक का, मतलब छोटे बच्चों के लिए जो टीचर होते हैं, छोटे बच्चों के जो टीचर्स होते हैं उनके लिए 4 साल का कोर्स है ITEP, ठीक। हिंदी में इसका नाम है एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम, एकीकृत एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम, एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है। अंग्रेजी में ITEP का मतलब है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, शॉर्ट में लिख दिया। तो इनको ट्रेन करेंगे तो उससे क्या है, टीचिंग मेथड सीखेंगे, बच्चों को कैसे डील करना है वो सब टीचर सीखेंगे, तो अच्छे से बेहतर तरीके से वो काम कर पाएंगे। तो मूलभूत चरणों में विशेषज्ञता के साथ साथ 4 वर्षीय ITEP। 39वां क्वेश्चन बताएंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव यह है कि डैश को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि, देखो मैंने बोला रटने वाला जहां पॉइंट देखो छोड़ दो, फिर क्या बच रहा है, प्रीवियस लर्निंग और रिकॉल, पूर्व अधिगम और विस्मरण, पुराने वाला सिस्टम भी छोड़ दो, नया एक्सपीरियंशियल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव यह है कि प्रायोगिक अधिगम को, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होता है? एक्सपीरियंस करके सीखना। जैसे स्कूल में आपके लैब रहता था क्या, साइंस लैब, है ना, वहाँ पे हम लोग एकदम बदमाश स्टूडेंट थे। वहीं साइंस लैब, केमिस्ट्री लैब में वो माचिस जला दे रहे थे, आग लग गया। बोले आज से ये 9th क्लास के बच्चे नहीं दिखेंगे मेरे को स्टूडेंट, और खास करके हम लोग बी सेक्शन वाले थे, ये बी सेक्शन वाले बच्चे नहीं दिखेंगे बोले, तो पूरे साल भर के लिए लैब में बंद करा दिए। ऐसे लैब में ले जा क्या कर रहे हैं, वो 2-3 एसिड को डाल रहे हैं, जिसको बोले कि भैया इसको मिश्रण नहीं कर रहा है, जानबूझ के वही कुछ कर रहे हैं। ठीक है, करके तो सीख रहे हैं, मतलब एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड के साथ मिक्स कर रहे हैं, क्या रिजल्ट आ रहा है वो देखें। अरे सर्किट बनाने वाला मेन, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट समझाना है, बच्चे को क्या पकड़ा दिए, सर्किट बोर्ड पकड़ा दिए, बच्चे को बैटरी पकड़ा दिए, ठीक, बच्चे को वायर पकड़ा दिए, और क्या लगता है सर्किट बनाने में, बिजली की तार और बनाने के लिए ये जितना आइटम लगता है इसको पकड़ा दिए, बोले चलो बनाओ, और उसके बाद उसको थ्योरी भी पढ़ाए, प्रैक्टिकल भी सिखाए, और गलती होगा तो चिपक जाओगे। तो ये कैसे है, कर करके सीखना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो ये विवेचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। समझ आ रही बात? तो ये 39वां क्वेश्चन हो गया। 40वां क्वेश्चन, अब इसका मुझे आप आंसर देंगे, ये होमवर्क दे रहा हूं, अगले सेशन में मैं बता दूंगा कि कौन सा सही आंसर है, बट सभी के सभी पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट करोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो बस एक बात ध्यान रखना, मैं इसको अपने लिए नहीं कर रहा हूं, अपने लिए करना होता मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। मेरा समय और मेहनत केवल और केवल आप लोगों के लिए समर्पित है, तो आपको रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। और ये मैं कमेंट बॉक्स में लिखने, आंसर डालने, मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके अपने के लिए बोल रहा हूँ। कम से कम वो पॉइंट हमेशा ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। चलो, तो 20वां क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, और इससे रिलेटेड पॉइंट्स मैं पहले बता चुका हूँ। ये देखो, एनईपी सुझाव देती है कि अधिगम तथ्य और जानकारी को रट कर याद करने पर आधारित होना चाहिए, अन्वेषण और आलोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित है। क्या आंसर हो सकता है? मेरे ख्याल से ये सभी बच्चे अब इतना कंसेप्ट तो सीख ही गए हैं कि इसका जवाब दे सकते हैं। इसके बाद हम कल NCF 2023 पर बात करेंगे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये ढांचा है जो NEP 2020 को सपोर्ट करने के लिए आया था, इस पर बात कर लेंगे। हो सकता है मैं कभी थ्योरी में इसको नहीं बताऊंगा, चाहे कोर्स में हो गया या, लेकिन यूट्यूब का प्लेटफॉर्म तो सबके लिए अवेलेबल है, उसमें देख लेंगे, सीख लेंगे, कल थोड़ा बहुत थ्योरी बात कर लेंगे, ठीक है। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें यही मैं आपको सिखा दूंगा। PDF मिल जाएगा। अब देखो, PDF का ध्यान रखना, शुरुआत में भी ये टाइप हो रहा है ना, 1000 क्वेश्चन धीरे धीरे टाइप होगा, एक साथ टाइप नहीं होगा। मैं 1000 क्वेश्चन कराने का सोचा हूँ, तो 20 क्वेश्चन टाइप हुए थे, PDF में डाल दिया, अब ये और 60, 70, 80 क्वेश्चन और टाइप हो गए हैं, तो कंबाइन करके डलते जा रहा है। आप डबल प्रिंट ना निकाले, शुरुआत के 20 क्वेश्चन आपको सेम मिलेगा, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और अगर कुछ एक्स्ट्रा हेल्प लेना चाहते हैं तो कोर्स आप परचेस कर सकते हो। कोर्स परचेस करने के लिए इस नंबर पर आप कॉल करना, और ध्यान रखो, आप मेरे से जुड़ना भी चाहते हो ना, तो इस नंबर पर बस व्हाट्सअप कर देना अपना नाम, पता, जिला 8770123687 पर। मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा, मेरे स्टेटस आप देख पाएंगे, तो जो भी जानकारी रहती है ना, हर चीज़ को यूट्यूब पे आके नहीं दिया जा सकता, एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाता है। व्हाट्सएप पे डाल दिया, आज क्लास होगी नहीं होगी, आज इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, आप ये पढ़ के रखें, तो ये सब बातें हम लोग व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। तो स्टेटस रखेंगे तो आपको दिख जाएगा, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा, और अपना नंबर मुझे नाम और एड्रेस के साथ मैसेज कर देना, हम सेव कर लेंगे, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट।